एक पुरुष का अपनी पत्नी को मारना पीटना जायज है। 25% लोगों की इस सोच पर आप बिल्कुल शर्म महसूस कर सकते हैं। पुरुष महिलाओं की तुलना में बेहतर पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। दुनिया में 50% लोग आज भी ऐसा मानते हैं। पुरुष महिलाओं की तुलना में बेहतर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स या लीडर्स होते हैं। विश्व भर में 40% लोगों का ऐसा कहना है। और ये कुछ फाइंडिंग्स हैं हाल ही में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी द्वारा पब्लिश की गई जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में पता चला है कि पिछले एक दशक में महिलाओं के खिलाफ व्याप्त पूर्वाग्रहों में कोई सुधार नहीं आया है। चीजें जस की तस हैं, यानी आज भी दुनिया भर में 10 में से लगभग 9 लोग महिलाओं के खिलाफ ये बायस, ये पूर्वाग्रह रखते हैं। हर रोज महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातों के बीच इन आंकड़ों की सच्चाई का अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम ज़नाना रिपब्लिक। मेरे साथ हैं इंडिया टुडे के एग्जीक्यूटिव एडिटर, मेरी को होस्ट प्रीति चौधरी। प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका ज़नाना रिपब्लिक में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस की उस रिपोर्ट पर जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया। विस्तार से चर्चा होगी इस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स पर। फिर आएंगे कर्नाटक में 11 जून 2023 को लॉन्च हुई शक्ति स्कीम पर, जिसके अंतर्गत महिलाएं मुफ्त में यात्रा कर पाएंगी। हालांकि कई लोग इस स्कीम का विरोध भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, सबको जानेंगे डिटेल में। शुरुआत आज के पहले विषय से। यूनाइटेड नेशंस द्वारा पब्लिश की गई जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स से जुड़ी जो रिपोर्ट सामने आई है, उसकी की फाइंडिंग यही है कि महिलाओं के प्रति जो हमारे समाज में बायस व्याप्त है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, एजुकेशनल हो या इकोनॉमिकल हो, पिछले एक दशक की अगर बात की जाए तो उसमें कोई भी सुधार नहीं आया। 9 में से 10 लोग महिलाओं के प्रति आज भी बायस रखते हैं और ये इंडेक्स 85% वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करता है। क्या कहेंगे इस पर आप? मैं ये कहूँगी कि अगर ये भारत ही हम देख लें, मुझे तो जो 9 में से 10 है, मुझे लगेगा 10 में से 10 ही होगा। क्योंकि बहुत कम ऐसे आपको मिलते हैं लोग जो हर चीज़ एक जेंडर बायस की लेंस से नहीं देखते। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ देवांशी, एक चीज़ हम जो बार बार फाइट करते हैं, पुरुष प्रथा समाज, बट दिस इज, ये जो पूरी फाइंडिंग्स हैं, ये एग्जैक्टली वही चीज डिपिक्ट करता है दैट वी आर अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। हम इक्वल नहीं हैं अभी। इसीलिए जो देवांशी और मैं हर हफ्ते आकर ज़नाना रिपब्लिक करते हैं, उसका मकसद यही है कि जो महिलाओं के मुद्दे हैं उनके बारे में बातचीत की जाए। और ये उसका जड़ है। ये जो भी हमारा शो है, जो भी महिलाओं के लिए जो भी एम्पावरमेंट स्कीम्स हैं, जो भी कोई आवाज उठाता है, बहुत सारे आप लोग टर्न अराउंड करके कहते हैं कि भाई मतलब फिर झंडा लेके आ गए, फिर बातचीत शुरू कर दी ये इक्वल राइट्स की। पर हम इक्वल नहीं हैं। और ये रिपोर्ट बिल्कुल साफ कहती है कि अगर आप 10 लोग कहीं से भी उठा लें, उनका एक सैंपल साइज लें, उनमें से 9 लोग बोलेंगे कि जो मेन हैं वो मोर केपेबल हैं या ज्यादा सशक्त हैं जो महिलाएं हैं उनसे। और ये मतलब जो पोजीशंस दिवांशी आपने बताया ऑफ पोजीशंस ऑफ पावर, वो तो छोड़िए, छोटी छोटी बातें मैं बताती हूँ। अगर आप रोड पे होते हैं ना, तो इमीडिएटली होता है महिला ड्राइवर है, ये ठोक देगी, इससे गाड़ी नहीं चलाई जाएगी, थोड़ा सा दूर हटना, मैडम बैठी हुई है, मैडम गाड़ी चला रही है, तो वो पहले ही आपका स्क्यूड हो जाता है। मैं एक और चीज बताती हूँ। अगर आप हॉस्पिटल में जाएं, जरा अपने आंख बंद करके अपने आप से पूछिएगा कि अगर आपको अपना ऑपरेशन, जो बहुत सीरियस अगर आपका कोई ना हो, पर अगर कुछ आपको कोई ऑपरेशन कराना हो या आपके कोई लव्ड वंस हैं उनको ऑपरेशन कराना हो, अपने आप से पूछिए, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक महिला करेंगे, एक मैन करेंगे, तो आप किनको पिक करेंगे? आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि जो मेल हैं, जो मेल सर्जन है, वो ज्यादा केपेबल होंगे और उनको करना चाहिए। अभी तक आपको पता, मैंने ये भी नहीं बताया कि महिला कितनी सक्षम है, उनकी क्या डिग्रीज हैं, उन्होंने कितनी सर्जरी कर रखी है। पर अगर आपको 2 सर्जन दिखाई देंगे, 99% विल ग्रेविटेट, अगर ये गायनोकोलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं है, अगर ये एक मतलब डिलीवरी का वो बात नहीं है, अगर कोई और ऑपरेशन है, मान लीजिए हार्ट ऑपरेशन है या आपका ब्रेन का कोई ऑपरेशन है, इमीडिएटली आपको लगेगा कि एक मेल सर्जन ज्यादा सक्षम होगा या ज्यादा केपेबल होगा। यही चीज अगर आप फाइनेंस सेक्टर में देखें, अगर आप किससे फाइनेंस एडवाइस लेंगे, यूजुअली आपको देखा जाएगा, आप हमेशा, अगर एक ग्रुप होता है ना, जो उसमें जो थोड़े से मेल मेंबर्स होते हैं, आप उनकी तरफ ग्रेविटेट होते हैं कि आप हमें एडवाइस दीजिए। अगर कोई महिला कुछ बोले, उसको मतलब हम इतना ध्यान भी नहीं देते, इतना ध्यान नहीं देते।
अगर कोई महिला इस चीज के बारे में बोले, इसकी दो पहलू हैं। एक है दिमांशी के महिलाओं को आप उस एक्सपीरियंस तक पहुंचने ही नहीं देते हैं जी। तो आप नॉर्मलाइज ही नहीं कर पाते हैं सोसाइटी में कि महिलाएं उतनी केपेबल है, क्योंकि अगर 10 सर्जन हैं उनमें से सिर्फ एक महिला होगी, और अगर 10 फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं उनमें से सिर्फ 2 महिला होंगी या 1 महिला होंगी, और बहुत सारी महिलाएं ग्रेट पोजीशंस ऑफ पावर में होती हैं, पर जो जनरलाइज स्टीरियोटाइप बैठा हुआ है कि महिलाओं को बहुत सारा मतलब अगर कोई डिसीजन लेना हो कि ये डिसीजन नहीं ले पाएगी घर में ही, और ये घर से शुरू होता है। यूजुअली अगर एक जॉइंट फैमिली होती है, अगर आप देखें तो अगर पैसा इन्वेस्ट करना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, सबसे पहले राय ली जाएगी जो मेन होंगे ऑफ द हाउस होल्ड। जो महिलाओं की राय सबसे एंड में ली जाती है, उनका रह जाएगा अच्छा कलर तुम चॉइस कर लो, हाँ मतलब गाड़ी ये लेंगे, सॉफ्टर थिंग्स, गाड़ी डिसाइड हो गई है, कलर तुम ले लो, और या हम जो मेल मेंबर्स हैं वो डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पर अगर घर खरीदना है तो वही जाकर घर देखकर कि ये घर खरीदना है, तुम अंदर फर्निशिंग कर लो। तो अगर आपको वो पूरा ये जो बायस है ये घर से शुरू होकर ऑफिस तक जाता है, ऑफिस से जाकर पब्लिक स्पेस में जाता है, और उसी से पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होता है जो वापस घर में फीड हो जाता है। तो एक ये विशियस साइकिल है जो चलता रहता है। एक और चीज इसमें इस रिपोर्ट में बताई गई प्रीति कि पिछले दशक में कई हमने ऐसे मूवमेंट्स देखे, ऐसी कई चीजें देखी जिनके बेसिस पर हम कह सकते थे कि और अवेयरनेस फैली है जो महिलाओं के अधिकार हैं उनके प्रति। कुछ कंट्रीज में ऐसी चीजें भी हुई कि उन्होंने सेटबैक की तरह काम किया महिलाओं के अधिकारों को लेकर, महिलाओं के मुद्दों को लेकर। कुछ ऐसे रूल्स और लॉज वापस ले लिए गए जो महिलाओं को पूरा अधिकार देते थे। तो उस वजह से भी इस परसेंटेज में मुझे लगता है कि फर्क नहीं आया और वो जस की तस बनी हुई है। बात अगर पॉलिटिकल स्पेस की जाए तो 1995 से केवल 10% महिलाएं ही राज्य या सरकार के प्रमुख के तौर पर रही हैं वर्ल्ड वाइड। पॉलिटिकल स्पेस में महिलाओं को लेकर एक्सेप्टेंस कम है, जैसा बाकी स्पेसेस में भी है, और ये बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है। तो इस रिपोर्ट में ये चीजें बहुत ही कायदे से बताई गई हैं कि क्या क्या वो बायस हैं, क्या क्या वो चीजें हैं। आप इस रिपोर्ट को जरूर पढ़िएगा भी ताकि और चीजें क्लियर हो सकें। और तमाम वायदों के बावजूद चीजें सुधर नहीं रही हैं। भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसे देखें प्रीति तो आप क्या कहेंगी? कहाँ सुधर रहा है? अगर आप कहाँ हैं आप, जो हमारा जेंडर पे गैप है, एक्चुअली मुझे लगता है जो लास्ट ऑक्सफैम की स्टडी थी उतना का उतना ही है जितना पहले 5 साल पहले था। तो कोई इम्प्रूवमेंट इसमें, ऐसा कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, और ये हर सेक्टर में है। मतलब आप खुद ही देख लीजिए ना, आप अपना खुद ही हम अपना ऑफिस देख लें या कोई भी आप पब्लिक स्पेस देख लें, दिस इज इनग्रेन्ड इनटू द सोसाइटी। और इसमें क्या होता है ना, इसीलिए मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ इन चीजों के बारे में, क्योंकि आपको ये हक कोई और नहीं देगा। ये महिलाओं को हक ही लेना पड़ेगा, और आपको खुद ही लेना पड़ेगा, खुद ही डिमांड करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटस को मतलब जैसा चल रहा है वैसा सबको बहुत सूट करता है। मतलब ले लो फ्रीडम पर दायरे में लो, मतलब ले लो इक्वालिटी पर उतनी मिलेगी। और वो थोड़ा, और वो कंफर्ट जोन ना मेंटेन करने के लिए महिलाएं भी बहुत खुश होती हैं उसमें, क्योंकि अनकंफर्टेबल होता है कभी कभार जो आपको मिलना चाहिए उसकी मांग करने का, बहुत अनकंफर्टेबल होता है, बहुत आपको आइसोलेट कर देता है, वो सोशली बॉयकॉट आपको झेलना पड़ता है जब आप इक्वल राइट्स की बात करते हैं, जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है। और इक्वल राइट्स का बात करते हैं जो एक्चुअली इक्वल हो, जो नहीं कि सेटल हो गए हो। और महिला, और ये इम्पोज महिला भी करती हैं, क्योंकि स्टेटस को जैसा चल रहा है सबको बहुत पसंद है, बहुत कंफर्टेबल होता है। आपको क्या लगता है कि अगर एक महिला लीडरशिप पोजीशन पर आएगी तो क्या चीजें बदल सकती हैं या क्या बेहतर हो सकता है? मैं इसको 2 पहलुओं से देखती हूँ। अगर आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें हमारी कंट्री में, वो अंग्रेजी वर्ड है ना, अबिस्मल है, बद से बदतर है। नाम के वास्ते टोकनिज्म, सिंबलिज्म, उसके वास्ते आपको कैबिनेट बर्थ्स दिए जाते हैं कि चलिए हमने निर्मला सीतारमन को डिफेंस दिया है, अब निर्मला सीतारमन फाइनेंस करेंगी, नाम वास्ते है। ये टोकनिज्म है, ये सिंबलिज्म है। नहीं तो मैं एक चीज, ये नहीं है कि मैं स्मृति ईरानी की पैरवी कर रही हूँ, पर अगर आप देखें 2019 का चुनाव, अगर आप बैठ के देखें और एक पूरा चेस बोर्ड डाल दें अपने सामने और देखें कि अंग्रेजी में जो कहते हैं जायंट किलर्स, सबसे बड़ा जायंट किलर 2019 के चुनाव में लोकसभा में कौन था? स्मृति ईरानी थी, जिन्होंने राहुल गांधी को अमेठी में हराया था। अब आपको लगता है कि जो इतना बड़ा लीडर को उस वक्त गांधी परिवार से पहला रिसेंट पास्ट में अगर किसी ने हराया है वो स्मृति ईरानी ने हराया है।
आपको लगता है कि उनको सिर्फ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देना चाहिए था? क्या पॉलिटिकली उन्होंने एक बड़ा कैबिनेट बर्थ नहीं अर्न कर लिया था? अपना प्राउएस, मतलब जो भी है, चाहे आप पसंद करें ना पसंद करें, मैं आपकी पसंद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल, मतलब क्या हैड शी नॉट अर्नड हर स्पॉट ऑफ गेटिंग अ बेटर कैबिनेट बर्थ? क्या उनको WCD करना था? क्योंकि महिलाएं करेगी ना WCD, मैं इनको थोड़ा ना दे सकते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मुद्दा। तो ये अगर आप अपने आप को प्रूव भी कर देते हैं, आपको आपका हक कभी कभार नहीं मिलता है। और इसमें, और कभी कभार महिलाओं को तो बहुत बार नहीं मिलता है, क्योंकि ये टोकनिज्म के नाम पर आपको दिया जाता है कि हम फाइनेंस दे देंगे ऐसा। और इसी से एक बात बहुत क्लोजली जुड़ी हुई है, वो है बार बार हमने पता नहीं कितनी बार डिस्कस कर लिया होगा, विमेन रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स। अब वो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी भी वुमेन रिजर्वेशन बिल के तहत बोलना आसान है, करना मुश्किल है, नहीं क्लियर करना चाहती है। और हिस्ट्री टेस्टमनी है, कांग्रेस से लेके आप हर पॉलिटिकल पार्टी देख लीजिए, कोई भी नहीं चाहता है कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिले इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, क्योंकि उनको अगर रिजर्वेशन मिलेगा, उनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। और एक महिला अगर उसको रिप्रेजेंटेशन मिलता है, वो क्या लेके आती है? मैं इसको दो पहलुओं से देखती हूँ। मुझे नहीं लगता हमें उस लेंस से देखना चाहिए कि अरे महिला कुछ डिफरेंट लेके आएगी। महिला केपेबल है। अगर महिलाएं यूपीएससी एग्जाम लास्ट टाइम हम ही कर रहे थे कि अगर महिलाएं टॉप कर सकती हैं, टॉप 5 महिलाएं हो सकती हैं इन एग्जाम्स में, तो मेन भी तो वो एग्जाम देते हैं ना, तो एटलीस्ट महिलाओं तो केपेबल, उन्होंने प्रूव कर दिया ना कि एटलीस्ट एग्जाम तक तो वो अव्वल है, मेन से आगे हैं, और एक पोजीशन पे नहीं, पहली 5 पोजीशन महिला लेके गई हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखें, तो क्यों हम इनको ऐसा बोलें कि महिलाएं थोड़ा मतलब एक डिफरेंट लेंस लेके आएंगी, एक, क्योंकि ना फिर हम उनको स्टीरियोटाइप कर देते हैं, एक माँ का टच लेके आएंगी, शी विल बी एम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, शी विल लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस। तो ये मैं नहीं पसंद करती हूँ इस स्टीरियोटाइप में पढ़ना, क्योंकि फिर क्या होता है, फिर आप उसी स्टीरियोटाइप को फीड करते हो कि महिलाएं जानती हैं महिलाओं के साथ क्या होता है, महिलाएं जानती हैं एक बड़ा फाइट क्या होती है। पर मैं अगर इस दूसरे पहले से इसको देखूं, देखिए महिलाएं, अगेन ये भी एक जनरलाइज स्टेटमेंट है पर बहुत हद तक ट्रू है, महिलाएं जानती हैं किसी भी फील्ड में ट्रू स्ट्रगल, अगर उनको कुछ करना, अगर एक महिला एम्बिशियस है, हार्ड वर्किंग है, तो मोस्ट महिलाओं को पता होगा कि ट्रू स्ट्रगल का मायना क्या होता है। इसीलिए आप अपना जो काम है आप उसको इतना लाइटली नहीं लेते, अपनी अचीवमेंट्स को इतना लाइटली नहीं लेते, उसमें ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। एंड बिकॉज आपकी स्ट्रगल इतनी रही है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि महिलाओं की अधिकतर स्ट्रगल ज़्यादा रहती है एक पोजीशन तक पहुंचने की। अगर आपकी स्ट्रगल इतनी इंटेंस रही है, तो उस स्ट्रगल में आपने जो भी सीखा है, एम्पैथी, सिंपैथी, वहां से आती है, क्योंकि आपने देखा है कि क्या क्या आपको, क्या क्या, वो जेंडर से नहीं आती है, मुझे लगता क्या क्या आपका एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता वो जेंडर से आती है कि महिला एक डिफरेंट टच लेके आएगी, महिला क्या ऐड कर पाएगी, नहीं, क्योंकि महिला की स्ट्रगल इतनी ज्यादा रही है वहां तक पहुंचने में, उसको पता है कितनी मुश्किलों के साथ, और बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि महिला जानती है और महिलाओं को भी कितनी मुश्किलें होती हैं वहां तक पहुंचने के लिए, सो शी कैन अंडरस्टैंड देयर स्ट्रगल। पर इसमें अगर मैं मतलब थोड़ी सी भी सक्सेसफुल हूँ ये बताने में कि जेंडर के हिसाब से नहीं है, ये स्ट्रगल के हिसाब से है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति कि आपने ये पॉइंट बड़ा क्लियर किया, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी समझ आया होगा कि जो पूरा एक पेडेस्टल पर बैठा लिया जाता है कि वो सॉफ्टनेस है, वो देवी है, वो उसका कोई मायना यहाँ पर नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस के बेसिस पर है, वो स्ट्रगल के बेसिस पर है। एक आखिरी सवाल इस रिपोर्ट से जुड़ा, महिलाओं के खिलाफ होने वाली वायलेंस की बात करें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक 25% लोग ये मानते हैं कि एक पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करना जस्टिफाइड है। हम रोजाना देश दुनिया में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों, डोमेस्टिक वायलेंस, सबके बारे में पढ़ते सुनते हैं, लेकिन ये अमूमन हेडलाइंस बने रहने तक ही सीमित रह जाते हैं। इन घटनाओं के कोर पर फोकस कोई नहीं करता, इन्हें स्टैंड अलोन इंसिडेंट मान लिया जाता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ प्रीति, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इन सिचुएशंस को, इन घटनाओं को बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएं और कुछ रास्ते तय कर पाएं ताकि चीजें आगे आने वाले समय में बेहतर हों? देवांशी, मुझे इसमें ना एक्चुअली मुझे ये लगता है पर्सनली कि चाहे ये फिजिकल वायलेंस हो, इमोशनल वायलेंस हो, ये दोनों ही डोमेस्टिक वायलेंस के दरम्यान में आते हैं। और अगर जैसे आपने जो आंकड़ा दिया, कितने 25% को लगता है कि वो अपनी वाइफ पर, या अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ पे हाथ उठाता है, ये नॉर्मल है। इसमें से मैं आपको बता सकती हूँ कम से कम 75% को लगेगा कि जो इमोशनल
आप वायलेंस मतलब इमोशनली आप अपनी वाइफ को अगर टॉर्चर करते हैं, वो नॉर्मल है कि ये तो नॉर्मल चीज़ें बोलते हैं, वो नॉर्मलाइज हो जाता है। तो अगर मैं बहुत क्लियर हूँ इस पे, मुझे लगता है कि अलॉन्ग विद हमको सेंसिटाइज करना पड़ेगा समाज को, हमको ग्रास रूट पे जाना पड़ेगा। हम ये बोलते रहेंगे पर नहीं भाई, हमको बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स लाने चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस के। इफ देयर इज अ मैन हु इंडल्जेस इन डोमेस्टिक वायलेंस, यू हैव टू पे हिम बैक इन द सेम कॉइन, व्हिच इज टू टेक द हार्शेस्ट स्टैंड इन टर्म्स ऑफ लॉज। मुझे ये लगता है। और ये नहीं है कि ये इन आइसोलेशन वर्क कर सकती है, ये चीज विल हैव टू वर्क इन टर्म्स ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन, और वो तो एक लॉन्ग प्रोसेस है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति कि आपने इस रिपोर्ट पर विस्तार से बात की। अब बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे मुद्दे की तरफ। महिलाओं के मुफ्त ट्रैवल के लिए कर्नाटक सरकार ने 11 जून को शक्ति स्कीम की घोषणा की। महिलाओं के अलावा ट्रांसजेंडर समाज से आने वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। लॉन्च प्रोग्राम में बोलते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्कीम की जरूरत बताते हुए कहा कि वर्कफोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन घट रहा था। शक्ति योजना वर्कफोर्स में महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देगी। इसी तरह की एक स्कीम दिल्ली में भी साल 2019 से लागू है। प्रीति, कर्नाटक में शक्ति योजना को कई सारे लोग क्रिटिसाइज करें, उनमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। कोई स्टेट एक्सचेकर पर बोझ बढ़ने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि इससे फ्री लोडिंग को बढ़ावा मिलेगा। जिन महिलाओं के पास अपने व्हीकल्स हैं वो भी इसका इस्तेमाल करेंगी, और ये स्कीम पुरुषों के प्रति डिस्क्रिमिनेटरी है। आप क्या कहेंगी इस पूरे मामले पर, खासकर उन फ्री स्कीम्स पर जो महिलाओं के लिए चलाई जा रही है और उन्हें विरोध का इस तरह से सामना करना पड़ता है? देखिए, मैं बहुत क्लियर हूँ देवांशी, अगर ये स्कीम लोगों को लगता है पुरुषों के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है क्योंकि समाज महिलाओं के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है, तो ये बहुत एक छोटा डिस्क्रिमिनेशन है, झेल लीजिएगा। पर अगर आप एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट की बात करें, ये दिल्ली से शुरू हुई थी ये स्कीम। कितनी बार होता है, चलिए ये एक्सप्लॉइट हो रही है कि इसमें जो महिलाएं जिनकी अपनी व्हीकल्स हैं वो इसको एक्सप्लॉइट कर रही हैं, करने दीजिए भाई। क्योंकि अगर इसमें वो 10%, 5%, 20% महिलाओं को बेनिफिट हो रहा है जिनको बहुत ज़रूरत है इसकी, तो करने दीजिए। एक्सचेकर पे बहुत सारे और बोझ हैं, मतलब यही बोझा ज़्यादा लग रहा है क्या? और मुझे ये क्यों लगता है, अगर आप महिलाओं, एक किसी भी लो इनकम हाउस होल्ड में एक लड़की का एजुकेशन, लड़की की लाइफ सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होती है। और अगर इवन ट्रांसपोर्ट का, कम्यूट का जो पैसा होता है वो थोड़ा सा भी अगर बढ़ जाता है तो उसकी पढ़ाई रोक दी जाती है, उसको बोल दिया जाता है कि आप नहीं कर सकती, क्योंकि सारा मोस्टली पैसा एक जो सन होता है उसके उसमें लग जाता है। इसमें अगर बहुत मतलब एटलीस्ट जब मैं शूट कर रही थी कर्नाटक में, तो कर्नाटका में बहुत सारी महिलाओं से मैंने बात की थी और वो कह रही थी कि मेरी लड़की के लिए बहुत बढ़िया होगा क्योंकि मेरी लड़की स्कूल जा पाएगी। हमारा वो 1,1200 रुपये बचा लेगी महीने का। 1,1200 रुपये किसी भी महिला का जो मतलब लो इनकम ग्रुप से है, जिसकी सैलरी 6 से 7 हज़ार है और उसकी कोई लड़की है, बहुत मायने रखता है। और अगर वो 1,000 बच जाता है तो उस लड़की को इतना इजी हो जाता है बार बार एक्सप्लेन नहीं करना कि मेरे को ये पैसा स्कूल के लिए चाहिए या कम्यूट बस में जाने के लिए चाहिए। बहुत हेल्प होती है। तो मैं ये मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता, एक्सचेकर पे बोझा, भाई कितना और बोझा है अपना, मतलब वो बोझा तुमको बोझा नहीं लगता, ये बोझा लगता है। बस वो एक मुद्दा बनाना है। पर वही वो बेसिक जो हम यूएन रिपोर्ट की बात कर रहे थे वो साक्षात यहाँ पर दिख जाता है कि वो किस तरह के बायसेस हम एज अ समाज महिलाओं के प्रति रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति एक बार फिर से कि आपने इन दोनों मुद्दों पर विस्तार से बात की। अब हमारी दर्शकों से मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।